आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। नेपाल में बीते 2 दिनों में सब कुछ बदल चुका है। युवाओं के प्रदर्शन के सामने प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए और इस्तीफा देने को मजबूर हो गए। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के खिलाफ युवाओं के आक्रोश से ज्यादातर शहरों में हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से लेकर पीएम और गृह मंत्री के घर तक जला दिए। कर्फ्यू और सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बावजूद हिंसक विरोध प्रदर्शनों का दायरा बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। नेपाल में वैकल्पिक सरकार और नए नेतृत्व की मांग उठ रही है। भारत सरकार ने नेपाल के बिगड़ते हालातों को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी फिलहाल जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत भारतीय नागरिकों को नेपाल की यात्रा न करने की सलाह दी गई है जब तक कि वहां पर हालात सामान्य नहीं हो जाते। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में स्थिति स्थिर होने तक यात्रा टाल दी जाए अगर कोई प्लानिंग है तो, और वर्तमान में वहां मौजूद भारतीय नागरिक सावधानी बरतें, ये भी कहा गया है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो दूतावास से संपर्क में रहें। फ़ोन नंबर्स भी जारी किए गए हैं जो हेल्पलाइन के तौर पर जारी किए गए हैं, जिसके पर संपर्क करके कोई भी भारतीय नागरिक मदद मांग सकता है। बहरहाल नेपाल में बढ़ते उपद्रव की वजह से काठमांडू के हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया है। कुछ जो इंडियन एयरलाइंसेज हैं उन्होंने भी अपनी यात्राओं को रद्द कर दिया है और लगातार जो नेपाल में बिगड़ते हुए हालात हैं उस पर अब मंथन चल रहा है। भारत भी अपनी लगातार नजर बनाए हुए है। अब सवाल यह है कि नेपाल में अब किस तरह की सरकार होगी। बीते अगर आप कुछ सालों में देखें तो लगभग 10 से ज्यादा बार वहां पर सरकारें बदल चुकी हैं और इतने कम समय में इतनी बड़ी राजनीतिक अस्थिरता से स्वाभाविक रूप से भारत भी चिंतित रहता है, क्योंकि भारत का बड़ा अहम प्रमुख पड़ोसी देश है और अगर वहां पर राजनीतिक अस्थिरता होती है तो स्वाभाविक रूप से भारत का चिंताओं का गहराना भारत में लाजमी है। लेकिन फिलहाल वहां पर स्थिति कब सामान्य होगी इसकी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। दिक्कत यह है कि पीएम ओली के इस्तीफे के बावजूद वहां पर हिंसा की आग नहीं थम रही है। संसद भवन में प्रदर्शनकारी आज घुस गए, सुरक्षा बलों से हथियार लूटे गए हैं। वहां पर कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि पूर्व पीएम की पत्नी को वहां पर जिंदा जलाने की कोशिश की गई, उनकी मौत भी हुई है। इसकी पुष्टि अभी तक तो हम नहीं करते, लेकिन इस तरह की वहां से खबरें आ रही हैं जो बड़ा दिल दहला देती हैं। संसद, राष्ट्रपति भवन, मंत्रियों के घर जला दिए गए हैं। वित्त मंत्री के साथ वहां पर एक हाथापाई हुई है। पूर्व पीएम को दौड़ा कर पीटा गया, इसकी तस्वीरें हमने देखी। तो लगातार इस वक्त इस तरह की खबरें नेपाल से आना भारत के लिए चिंता का कारण, और अब ये हिंसा की आग कब थमेगी इस पर पूरी दुनिया की नजर, लेकिन सबसे ज्यादा नजर भारत की। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नेपाल में दरअसल हो क्या रहा है। खेमनाथ आचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं नेपाल जनता पार्टी के। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशील सिंघल साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। एम्बेसडर सिंघल सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित दुबे जी हमारे साथ हैं, जाने माने सोशल मीडिया और साइबर एक्सपर्ट। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं सबसे पहले नेपाल से ही जरा समझने की कोशिश करूंगा। खेमनाथ आचार्य जी, हमें इस वक्त की स्थिति बताइए कि वहां पर अभी क्या स्थिति है। खबरें आ रही हैं कि पीएम ओली इस्तीफा देने के बाद हेलीकॉप्टर से उनको भागना पड़ा, तो अभी क्या कुछ स्थिति है सर वहां पर? अभी तो रात का समय भी हो गया है, दिन से थोड़ा अच्छा हो रहा है। अभी जो दिन में तो बहुत भयानक अवस्था सिर्जना हुआ था। ओली सिर्फ नहीं, शेरबहादुर देउपा, जितने भी लीडर है, शेरबहादुर देउपा, केपी ओली, प्रचंड, इन सभी के निवास में आगजनी हो गई। प्रधानमंत्री का कार्यालय से लेकर, राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर, सर्वोच्च अदालत से लेकर पार्लियामेंट, सब में आगजनी हो गई थी। थोड़ा हिंसक के रूप में आंदोलन रूपांतरण हो गई थी, लेकिन अभी केपी ओली ने राजीनामा देकर बाहर निकलने के बाद में, और अभी लगभग राष्ट्रपति ने वार्ता के लिए आह्वान भी किया है। अभी सेना प्रमुख ने भी आह्वान किया है, इसलिए अभी स्थिति थोड़ा शांत हो रहा है।
जी। अच्छा, अब ये बताइए आचार्य साहब कि हुआ क्या था दरअसल? अब कुछ खबरें ये आ रही है कि साहब सोशल मीडिया पे बैन कर दिया था। इसके बाद वहाँ के जो युवा हैं, ख़ास तौर से जनरेशन ज़ेड जिसे कहा जाता है, जेन ज़ी, वो सड़कों पर उतर आए और उनका प्रोटेस्ट था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब सोशल मीडिया बैन हो गया इसलिए लोगों को गुस्सा आ गया। लेकिन डीप डाउन थ्योरीज़ ये हैं कि वहाँ पर ओली सरकार के खिलाफ पहले से एक गुस्से का माहौल था। उनके भ्रष्टाचार के रवैये को लेकर जो लीपापोती थी उसके खिलाफ लोगों में आक्रोश था, और ये सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक कड़ी थी जो जुड़ गई इस तरह से। तो बताइए कि एग्जैक्टली इस प्रोटेस्ट का बैकग्राउंड क्या है? दो तीन कारण बहुत स्पष्ट थे। 2-3 साल से ही युवा एकदम आक्रोश में थे। नेपाली लोग, सारा युवा नहीं, सब नेपाली जनता। तो पहला कारण तो करप्शन ही था। जो 3 दल का जो यहाँ बड़े दल है जो लीड कर रहे हैं, वो 3 दल का जो सिंडिकेट था, उनके सिवाय वो सारा जो भी चाहे कानून भी वो अपने हिसाब से बदलते थे। अगर कोई अपने मंत्री भ्रष्टाचार में मुस्ता था तो सरकार बदल लेते थे। इस हिसाब से जो लूट कर रहे थे, सबसे बड़ी कारण ये है। दूसरा क्या है कि कहीं न कहीं ये सरकार ने ये जो व्यवस्था ने नेपाल का जो आइडेंटिटी है, पहचान है हिंदू राष्ट्र, उसको भी समाप्त कर लिया था और जनता के मन में वो भी रहा था। और और विषय क्या था कि जितने भी युवा लोग हैं, वो आज वास्तव में या तो 12 के पढ़ाई अध्ययन सकने के बाद में चाहे दुबई हो, चाहे कतार हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं ना कहीं बाहर जाने का परिस्थिति निर्माण हो गया था। यहाँ रोजगार नहीं था, सब बेरोजगार थे, बेथिती था। और इसी बीच में जो सोशल मीडिया में क्या था कि जो व्हाट्सएप है, जो मैसेंजर है, फेसबुक के माध्यम से दुबई और कतार में जो अपने लड़के थे, बच्चे लोग थे, उनसे जो संवाद निरंतर होता था। घर में तो यहाँ सब बूढ़े लोग हैं, हम्म। वो सारा सिस्टम, वो उनको वो सामाजिक संजाल को भी अभी सरकार ने बैन कराया। और इशू ये रहा, लेकिन इसके पीछे का बहुत कारण था। ये सोशल मीडिया के कारण था। और फिर क्या है कि ये सोशल मीडिया के कारण से जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जो युवा लोग आए थे सड़क में, लेकिन केपी ओली के सरकार ने जो कल बर्बरता पूर्वक जो जनसंहार, हम्म। जनहत्या किया, जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था नेपाल के इतिहास में ऐसा। 17 साल के, 22 साल के छोटे छोटे बच्चे लोगों को, विद्यार्थी लोगों को जो छाती के ऊपर से ताक ताक कर गोली जो निशाना बनाकर ढाला और नरसंहार कराया, उसका परिणाम, उसका आक्रोश आज विस्फोट के रूप में निकल के आया। ऑल राइट सर, बिल्कुल। मैं अब आगे बढ़ के इसको ज़रा और गहराई से समझना चाहेंगे। एम्बेसडर सिंघल सर से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सिंघल सर, नेपाल में 17 साल में 14 बार सरकार बदल गई है। सर, ऐसा क्या है वहाँ पर इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी? और इससे पहले की पूर्व सरकारों पर भी आप थोड़ा रोशनी डालें, लेकिन त्वरित रूप से ओली सरकार ने ऐसे कौन से नीतियां अपनाई जिसकी वजह से हमने ये पूरा हिंसा और प्रदर्शन देखा? अ, देखिए दीपक जी, बात यह है कि जैसे आपने अभी कहा कि तो सन 2008 में नेपाल में डेमोक्रेसी आई। और डेमोक्रेसी जो आई, उसका योगदान सबसे ज्यादा वहाँ की नेपाली जनता का था, क्योंकि उसको उस वक्त ये महसूस हुआ कि राजशाही से डेमोक्रेसी बेहतर है, क्योंकि वो अपना लीडर इलेक्ट कर सकते हैं। और उनको लगा कि, महसूस हुआ कि डेमोक्रेसी आने से उनको प्रॉस्पेरिटी आएगी, जो उनकी रोजाना की समस्याएं हैं उनका हल हो। लेकिन जो वहां पे गवर्नमेंट जितनी भी आई, किसी भी पार्टी की आई, जैसा आपने कहा कि 14 गवर्नमेंट बदली वहां पर, और कोई एक पर करप्शन चार्ज हो जाता तो दूसरी गवर्नमेंट आ जाती थी। लेकिन जो अल्टीमेटली जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो इससे लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष हो गया था, और वो डिफरेंट फॉर्म में आ रहा था। जैसे कि अभी पीछे राजशाही के लिए डिमांड आ रही थी, उसके लिए भी आंदोलन वहां पे हो रहा। तो क्लियरली दिखा रहा था कि लोग डेमोक्रेसी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे खुश नहीं है, और वो महसूस कर रहे हैं कि उनका फायदा उठाया जा रहा है। और ये सब जो
इकट्ठा हो रहा था, लोगों में आक्रोश जो इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि उनको जो है सुविधाएं नहीं मिल रही थी, एजुकेशन के मौके नहीं मिल रहे थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक ग्रुप था जो महसूस हो रहा था लोगों को कि एक ग्रुप है जिसने सबको ऑक्यूपाई कर लिया है, और जो उससे बाहर है लोग हैं उनको कोई मौका नहीं है प्रोग्रेस करने का। और ये जो ओली सरकार ने जिस तरह से ये काम किया, क्योंकि उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस थे काफी, और जिन्होंने उन्होंने जिस तरह से 26 ये इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैन किया, एक हफ्ते का टाइम दिया, जबकि सबको मालूम है कि आजकल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप हो या और यूट्यूब हो, ये एक लाइफलाइन बन गए हैं। और नेपाल में खासकर, जैसा कि अभी बताया जा रहा था, कि वहाँ अपने आपस में बातचीत करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग वहाँ पे काम, जो यंग है वो काम करने की पोजीशन में है, वो देश के बाहर काम करते हैं, तो अपने परिवार के साथ में वो कैसे कांटेक्ट करते हैं, वो व्हाट्सएप नॉर्मली एक मीडियम बन गया है। और सडन एक साथ सरकार ने उस पर रोक लगा दी। कारण ये कहा कि उन्होंने रजिस्टर नहीं किया। कुछ लोग कह रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मीडिया, उसमें सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो उसकी वजह से लगा। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन वो एक उसने चिंगारी, इसमें जो ऑलरेडी इतना बारूद इकट्ठा हो रहा था, उसमें एक चिंगारी का काम किया। क्योंकि जिस तरह से हिंसा फैली, आज जो है 30 शहरों में, नेपाल के 2 दिन के अंदर 30 शहरों में वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है। और ओली सरकार मेरे ख्याल से पूरी तरह से फेल रही इसमें महसूस करने में कि लोगों में कितना आक्रोश है। जी। और जनता, जो जेन एक्स जेन जी जिसके बारे में बात हो रही है, कि वो कितने ज्यादा त्रासित हैं इस सब जो हो रहा है। हम्म। और उसके बाद उन्होंने फिर उसके ऊपर, उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की, 20 लोगों को डायरेक्टली उन्होंने, कहा जा रहा है कि शायद सीधे फेस पर उन्होंने अटैक किया। तो जो जनता है, मैं जी। कहूंगा जनता कहूंगा, जेन एक्स जेन जी नहीं कहूंगा, क्योंकि उसमें सारे ग्रुप अब इस वक्त शामिल हो गए हैं। उनका जो गुस्सा है हम्म। जो अब जाहिर हो रहा है, वो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी या 2 पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पूरी पॉलिटिकल क्लास के अगेंस्ट है, क्योंकि एब्सोल्युटली। उनका विश्वास उनके ऊपर से उठ गया है। बिल्कुल सर, तो आपने ये एक बिल्कुल बहुत बड़ी बिल्कुल वहां पे। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सिर्फ एक जेन जी का ही आंदोलन नहीं, बल्कि एक तरह से ये नेपाली जनता के मन में जो पॉलिटिकल, पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है, पूरा का पूरा न सिर्फ करंट स्टैब्लिशमेंट बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश की परिणति हमने ये प्रोटेस्ट के तौर पर देखा। दुबे जी, 2011 की अरब स्प्रिंग में मोहम्मद बouazizi जब ट्यूनीशिया में उनकी मौत के बाद पूरी की पूरा अरब में स्प्रिंग आ जाती है, उस वक्त इसे सोशल मीडिया क्रांति कहा गया था। लगभग उसी तरह का एक स्वरूप हम देख रहे हैं वहां पर। उस वक्त सोशल मीडिया ने हेल्प किया था लोगों को उस स्क्वायर पर जमा होने के लिए। अभी यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैन एक तरह से उस चिंगारी ने हमने देखा कि किस तरह से आग। आप कैसे सोशल मीडिया और पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ आवाज और नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह से देख रहे हैं सोशल मीडिया और एक पब्लिक प्रोटेस्ट और पब्लिक का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पर सोशल मीडिया का आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जो भी विद्रोह हुआ ये बहुत सारे मैसेज देगा, पूरे विश्व को देगा। सबसे बड़ी बात है कि क्या बैन लगाना कि सोशल मीडिया पर, अब आदमी बैन लगाने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज है। जैसा कि सर ने कहा कि लाइफ लाइन बन गई है, और यहाँ दिक्कत ये थी कि उन्होंने सारे सोशल मीडिया पे एक साथ बैन लगा दिया। पर यदि आज की डेट में आप 1-2 पे भी लगाएंगे तो भी जो जेनजी है या जो भी लेटेस्ट जनरेशन है, वो इतना ज्यादा उस पर डिपेंडेंट है कि वो विद्रोह कर देगी। और वो विद्रोह इस हद तक हो सकता है कि सरकार पलट जाए। और ये सिर्फ इस देश की बात नहीं है, बाकी देशों में भी ऐसा हो सकता है। तो चाहे सोशल मीडिया के द्वारा विद्रोह जनित हो रहा हो, चाहे सोशल मीडिया के कारण विद्रोह हो रहा हो, दोनों पॉसिबिलिटीज में जो भी सरकारें हैं उनकी अब समझ में आ गया होगा कि देखिए ये कितना बड़ा टूल है। अब ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन या सोशल गैदरिंग या एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, ये हमारे लिए पैरेलल कम्युनिकेशन मीडियम। और इस पैरेलल कम्युनिकेशन मीडियम को किसी भी तरीके से हिंडर करना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है। जिस तरह से किसी भी जनतंत्र में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इंटीग्रल पार्ट होती हैं, उसी तरीके से सोशल मीडिया एक 5वां खंबा बन गया है जनतंत्र का। और ये इसीलिए जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई कि भाई मुद्दा ये है कि हमारा
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्व हो रहा है। तो हम जब न्यायपालिका या हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इस तरह से जो चार खंभे हैं, पांचवा ये है, और पांचवा ये है, इसलिए इसकी समझदारी या देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन ये बहुत खतरनाक तरीके से। और इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अधिकतर सोशल मीडिया जो कि किसी भी देश के बाहर की एप्लीकेशंस हैं, जो कि यूएस की हैं या चाइना की हैं, जैसे कि टिकटॉक है, तो वहां का है। प्रॉब्लम ये है कि कई बार आप की वजह से नहीं, उनकी किसी गुंडागर्दी की वजह से भी ऐसा करना पड़ सकता है। अभी जो इस सिस्टम हुआ था उसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने काम किया है। तो जो भी करप्शन है या जो भी मुद्दा है वो तो है ही, पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ और ये लगभग वही चिंताएं थी जो भारत में आप और हम डिस्कस करते रहते हैं कि भाई चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, आप अपना कंप्लायंस ऑफिसर रखिए। तो आधार तो यही लगा, हमको भी शुरुआत में यही लगा। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अमित जी इसको लोगों को ये भी बताइए थोड़ा सा, कुछ लोग इसे इस तरह से देख रहे हैं कि साहब नेपाल के यूथ को सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया, सरकार ने बैन लगा दिया, इसलिए वो सड़कों पर उतर आए, है ना। तो ये भी थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। और जो आपने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आधार बिल्कुल सही था बैन लगाने का, लेकिन ये बात दरअसल बैकग्राउंड में कुछ और थी जी। तो वहां पर फेक न्यूज के थ्रू जो भी इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाती रही है, हर जगह होता है, हर देश में होता है। सोशल मीडिया, भारत भी इस वजह से चिंतित है, हर इलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, और उसी वजह से हमने भी गाइडलाइन लाई थी। वही गाइडलाइन वो ला रहे थे, उनकी थी गाइडलाइन देखोगे तो उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की, तुमने कहा था कि आप एक ग्रीवेंस ऑफिसर रखिए, एक नोडल ऑफिसर रखिए। जो भारत की गाइडलाइन थी वही गाइडलाइन उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि आप इतने दिनों के अंदर रजिस्टर कर दीजिए। किसी ने रजिस्टर भी नहीं किया, मखौल उड़ा दिया उस गाइडलाइन का कि ठीक है, कर लेते हैं, क्या करते हैं। अब ऐसे में जो सरकार होगी वो क्या करेगी, बैन ही लगा सकती है। तो उन्होंने बैन लगाया। मेरे ख्याल से एक अच्छे जो लीडर है उसको इस तरह से नहीं रिएक्ट करना चाहिए, उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। उसको थोड़ा सा और नोटिफिकेशन, पेनल्टी सिस्टम, लीगल प्रोसेस थोड़े से और डिले करें, ताकि प्रेशर माउंट हो। एकदम से बैन लगा देने में क्या होता है कि या तो आप इधर के रहेगा या उधर के रहेगा, तो उसका रिएक्शन बड़ा खतरनाक हो जाता है। और या फिर एक तो पहले टारगेट करो सोशल मीडिया को। बट यहीं पे अमित जी क्विकली यहीं पे एक सवाल आता है कि कहीं ये जो फ्री स्पेस है एक्सप्रेशन का सोशल मीडिया, कहीं ये एक ऐसी जगह तो नहीं बन गया है जो सरकारों से ऊपर हो, गाइडलाइन से ऊपर हो, कानून से ऊपर हो? कहीं हम इसका ट्रेलर तो नहीं देख रहे हैं? हो गया है। जब मैंने आपसे कहा था कि ट्विटर इलॉन मस्क ने एक्वायर किया, तो किसी बिजनेस इंटेंशन से तो एक्वायर नहीं किया था। $44.1 बिलियन पे करके एक प्लेटफॉर्म को खरीदना बिजनेस की दृष्टि से उतना अकलमंदी का निर्णय नहीं था, पॉलिटिकल निर्णय था, इलेक्शन जीतना था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अभी हमारे डेमोक्रेसी से ऊपर चली गई। हमने देखा 17 साल वहां डेमोक्रेसी रही, पर डेमोक्रेसी फेल हुई ना। तो डेमोक्रेसी हर जगह सक्सेसफुल होगी, उसके लिए भी बहुत सारे सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए होते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया एक ऐसा प्रावधान है मेरे ख्याल से जो किसी भी जगह की डेमोक्रेसी को चैलेंज कर सकता है, अनस्टेबिलिटी ला सकता है, और ये ही हुआ है। और ऐसा नहीं, बांग्लादेश में भी हुआ, आपने देखा, और भी जगह रिवोल्ट हुए। ये सारी चीजें जो है ना अब समझ में आने लगी हैं। जो पहले हम लोग बात करते थे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इलेक्शंस मैनिपुलेट किए ग्लोबली फेसबुक के डेटा के थ्रू, इसकी वजह से बैन भी लगा जी, वो आज भी हो रहा है। आज भी वो माइंडसेट, एग्रेशन ले आना, किसी के खिलाफ एक ओपिनियन खड़ी कर देना, एक नैरेटिव सेट कर देना, ये सब लगातार चलता है। एब्सोल्युटली अमित जी। और यहाँ पर कम से कम नेपाल के मसले में एक बात जो हम कह सकते हैं वो ये है कि ठीक है, प्रोटेस्ट हुआ, सोशल मीडिया एक बहाना बना, बट बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था। खेमनाथ आचार्य जी के पास मैं आ रहा हूँ। बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, जैसे आचार्य जी ने बताया भी, करप्शन का मुद्दा, जो प्रदर्शनकारी हैं वो एलीट पॉलिटिशियंस पर, उनके परिवारों पर अब हमला कर रहे हैं। हिंसा को तो किसी भी रूप में जायज़ नहीं ठहराया जाना चाहिए, उसको एंडोर्स नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट था। हमने देखा शेर बहादुर देवबा के जो बेटे बहू हैं किस तरह से लग्जरी लाइफ जी रहे थे, और नेपाल में अरसे से ये चीज़ें वायरल हो रही थी कि एक तरफ वो नेपाल है जो कि वहाँ के युवा बेरोजगार हैं, वहाँ के युवा गरीबी से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस के परिवार, उनके बेटे बहू, नेपो किड्स किस तरह की लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। तो एक बड़ी खाई थी। बट आचार्य साहब, अब आगे क्या? कहा यह जा रहा है कि पुरानी पार्टियां आएंगी, कोएलिशंस लेकर के आएंगी, लेकिन कुछ नए नाम भी उभर रहे हैं। बालेन शाह का नाम सबसे आगे इनमें चल रहा है, जो कि प्रोटेस्ट का एक तरह से चेहरा बन गए थे। तो क्या हम जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उन्हीं की सरकार नई बनते हुए देखेंगे या नए चेहरे देखेंगे इस बार?
इससे पहले मैं पहला जो प्रश्न था उसमें थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। उसमें दो तीन इशू बहुत बड़े थे। एक तो क्या है कि सोशल मीडिया जो 26 सोशल मीडिया को गवर्नमेंट ने बैन कराया, हम्म। तो उसके पीछे का जो रीजन सरकार ने दिखाया, उसमें वास्तव में जो सोशल मीडिया था, फेसबुक, व्हाट्सएप लगायत, उन्होंने कर के दायरा में वो थे। तो राज्य वास्तव में वो आंतरिक दूसरा विषय था कि जो अभी इलेक्शन भी नजदीक आ रहा था और सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव न पड़े, इस कारण से वो दरता के प्रक्रिया में जाकर ये दावा कर रहा था कि वो वास्तव में क्या चाह रहा था सरकार की सोशल मीडिया रजिस्ट्रेशन नहीं, एक उसका एजेंसी यहाँ रखे काठमांडू में, और राज्य के विरुद्ध में अगर कोई न्यूज बनेगा तो वो तुरंत इमीडिएटली 12 घंटा के अंदर अंदर रिमूव करो या डिलीट करो। वो प्रक्रिया में अगर इन्होंने सरकार ने प्रस्ताव रखा था, और फेसबुक का जो वो था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, इस कारण से नहीं मिला था। आंतरिक विषय ये था एक विषय। दूसरा क्या है कि आपने भी थोड़ा वो किया, नेता के जितने भी पॉलिटिकल लीडर है उनके बेटा बेटी जो एक आलीशान जीवन बिता रहे थे, कहीं लड़की को लेकर चल रहे थे, कहीं फ्लाइट में वो कर रहे थे, कहीं ये जो लाइफ स्टाइल है ना, जो एक नेपाली जनता का बेटा जो सऊदी में, कतार में, दुबई में, इंग्लैंड में विदेशी का भाड़ा बर्तन मांजते मांजते जो एक एक रुपया जोड़ रहा है, तब भी जीवन चलाने में कष्ट है। लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर का बेटा बेटी, प्राइम मिनिस्टर का तलब कितना होता है? 80,000 नेपाली लगभग। उसमें कहाँ से लाइफ बीता है? वो एक दूसरा कारण था। और तीसरा कारण क्या था कि कोई राज्य पक्ष का कोई कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया में ऐसे न्यूज डाल दिया पब्लिक को भड़काने, युवा को भड़काने के लिए, तुम्हारा बाप गरीब था, अब मैं संपन्न हूँ, मेरा पिता संपन्न है, मैं सुख सुविधा का जीवन बिता रहा हूँ, तो तुम्हारा पिता गरीब है और क्यों हमारे जीवन को तुम इस तरीका से देखते हो करके, इसलिए समाज को भड़काने तरीका का जो फेसबुक में इन्होंने डाला था, ये भी आग में घी थपने का काम किया। ये विषय था अभी का। और आपने जो कहा कि अभी कौन बनेगा, कौन कौन लिस्ट है, अभी वास्तव में अभी वार्ता हो रही है। अभी सेना प्रमुख के साथ में जो बालेन आपने जो नाम लिया, जो महानगर के मेयर है, और उनके साथ में, और जो विद्रोही जेएनजी के जो कुछ लोग हैं, इनके साथ में बैठक चल रही है। इसमें 3 नाम तो आ गया है, बालेन का, रवि का, और पूर्व न्यायाधीश है सुशीला कार्की जी का। 3 लोगों का नाम अभी आगे आया है। इसमें भी सबसे ज्यादा बालेन का चर्चा है, लेकिन ये तीनों के अलावा चौथा आदमी का भी नाम आ सकता है। ये भी हमको पता चला है कि ये भी छलफल के साइड में है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ घंटा में कुछ ना कुछ ओके, एक क्विकली सिनारी, एक ठीक है, निकास निकलेगा। क्विकली सर, आचार्य जी, क्विकली, नेपाली कांग्रेस या यूएमएल, इसकी कोई भूमिका आप देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो समाप्त हो गया ना। ये तो वास्तव में ये तो ऐसा घटना हो गया, आपने देखा, आपने जिक्र किया कि संपूर्ण लीडर को चुन चुन कर, अगर ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट और जो भी दल है, राजनीतिक दल, इनका संभावना था अगर 24 घंटा पहले, 12 घंटा पहले, अगर कल शाम को ही केपी ओली राजीनामा देकर सर्वपक्षीय सरकार के लिए आह्वान, अगर मार्ग प्रशस्त करता था, तो कुछ संभावना इन पार्टियों के और इस लीडर के रहता था। लेकिन अभी तो वो संभावना टर कर गया है। अभी कोई संभावना उन पार्टी का नहीं है। तो यानी कि अब हम एक नई सरकार, और सरकार में भी बिल्कुल नए चेहरों के रूप में, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, उसके बाद वहां पर एक नया स्वरूप हमने देखा, संभवतः उसी दिशा में नेपाल आगे बढ़ता हुआ। मैं अब आऊंगा एम्बेसडर सिंघल सर के पास। सिंघल सर, भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, और भारत के लगातार इस पूरे परिघटना पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन भारत के लिए किन किन मायनों में वहां पर राजनीतिक ये जो उठापटक चल रहा है और अब नए चेहरे वहां पर उदय होने संभावित हैं, ये भारत के लिए किस नजरिए से इंपॉर्टेंट है? देखिए दीपक जी, बात यह है कि नेपाल बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, हमारे नेबर है, और भारत और नेपाल के संबंध आदिकाल से चले आ रहे हैं, रोटी बेटी का संबंध है। और या नेपाल बहुत उन देशों में से है, बहुत कम देश हैं ऐसे जिनको भारत में नौकरी करने के लिए, काम बिजनेस करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती।
तो मेरे तात्पर्य यह है कि भारत और नेपाल के संबंध बहुत ही क्लोज है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत क्लोज है। तो इसमें जो भारत को किसी भी नेबर में अगर का उथल पुथल हो रही है नेबरहुड में, तो एक चिंता का विषय होता है। और नेपाल क्योंकि इतना क्लोज है भारत के लिए, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन अल्टीमेटली ये जो है इनका, नेपाल का ये अपना इंटरनल इश्यू है, भारत का उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन भारत की केवल यही चाहेगा भारत कि वहां जल्द से जल्द शांति स्थापित हो जाए, और जो है जो ये अभी वैक्यूम, पावर वैक्यूम वहां पर हो गया है, वो उसका एक हल निकले, ताकि जो पीस प्रोसेस है वहां पे एक वो शुरुआत हो सके। उसके लिए जैसे अभी नाम सजेस्ट किए जा रहे हैं डिफरेंट लीडर्स के, आई एम श्योर कि वहां पे लीडर लोग जो है मैच्योर अनफ हैं, और लीडरशिप वहां की, सेकंड लीडरशिप जो दूसरे लीडर्स हैं जिनकी वहां पर महत्ता है या लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी है, वो उभर के आएंगे और इस पावर वैक्यूम को फिल करेंगे। और मे बी इलेक्शन अनाउंस होंगे, क्योंकि वहाँ एमपीज ने भी रिजाइन कर दिया है, तो नए इलेक्शन जो कि डिमांड भी है स्टूडेंट्स की, और जो जो हम इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी ये डिमांड भी है। तो मेरे विचार से वो इलेक्शन कराए जाएंगे, लेकिन पहले, उससे पहले मेरे ख्याल से शांति स्थापित होना बहुत जरूरी है। तो भारत यही चाहेगा कि जल्द से जल्द वहां शांति की स्थापना हो, वही गवर्नमेंट पावर वैक्यूम फिल हो, ताकि वहां जो भी अभी डिस्टरबेंस हो रहा है वो कम से कम खत्म हो और लोग सब शांतिपूर्वक रहे। एब्सोल्युटली। आचार्य जी, सोशल मीडिया तो अब रीस्टोर हो गया है ना वहां पे? हाँ, ये तो शुरू हो गया है। हो गया है, ऑलराइट। अमित जी, अब सोशल मीडिया रीस्टोर हो चुका है नेपाल में। अब आप किस तरह से सारी चीजों के टर्मोइल के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक नए नेपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी सोशल मीडिया की भी इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से वो सोशल मीडिया को कई सारे लोग एज ए टूल यूज करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, और जो इंटरमीडियरीज हैं वो कई बार इस मामले में सहयोग भी कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो बिजनेस है। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में कोई ऐसा नैरेटिव सेट कर रहा है जो गलत है या जो देश के लिए अगेंस्ट भी है, और उसको आप प्रमोट करने दे रहे हो, उनके लिए वो बिजनेस होता है। मार्केटिंग कंपनीज हम कहते हैं ठीक है, 4 लीडर आ गए हैं आज, वो कहते हैं कि ऐसा कोई नैरेटिव सेट करना है, मुझे ऐसे वीडियोस प्रोलिफरेट करने हैं, तो वो कर सकते हैं। अब चूंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस पर इवेंचुअली उनकी ओपिनियन बन जाती है, और वो इस किसी बड़े विद्रोह में बदलती है। एक चीज यहाँ पे ऐड करनी होगी। बीते कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो नेपाली यूथ का जो टैलेंट है, और वो मैं खुद, वहाँ के बहुत सारे यूथ हैं जो कलाकार हैं, जो अपने अपने टैलेंट के, मैं बहुत फॉलो करता हूँ उनको। तो नेपाली यूथ का जो टैलेंट है, नेपाल की जो अपनी ब्यूटी है, जो सॉफ्ट पावर आप एक तरह से कह सकते हैं, पूरी दुनिया को, वहाँ के पॉलिटिशियंस, जैसा मैंने बताया 14 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, वहाँ के पॉलिटिशियंस तो बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम रहे नेपाल को का एक प्लेसमेंट करवाने में, लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अख्तियार किया था। इसलिए भी वहाँ के यूथ में एक अलग तरह का एक सेंटिमेंटल इशू हो गया था उन लोगों के लिए। जी अमित। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, यूथ हो या पॉलिटिशियंस हो, है तो उसी देश के ना। हम उनको डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं? क्योंकि वहीं में से चुन के तो वहां, यदि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो वहीं से आया, और उन्हीं लोगों की इच्छा से वो बने, और उन्हीं के लोगों की इच्छा से वो गिरेंगे भी। तो ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पर लोग हीरो भी बनते हैं, सोशल मीडिया पे लोग विलेन भी बनते हैं। सवाल कई बार मैं जो कह रहा हूँ कि कई बार ये चीजें किसी एजेंडा के तहत इंटरनेशनल ताकतें भी कर सकती है। मेरा हिंट उधर है। कई बार हम जानबूझ के ऐसे हीरो क्रिएट करते हैं जो हमारे लिए काम आए बाद में, जब पॉलिटिकल टूल की तरह उनको इस्तेमाल किया जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्लोबली होती हैं थ्रू सोशल मीडिया। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। मैं आचार्य जी से डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। खेमनाथ आचार्य जी, कहीं अब स्वाभाविक रूप से ये इंटरनल मैटर है नेपाल का, हम तो सिर्फ विश्लेषण कर सकते हैं दूर से, बट क्या इसमें कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात भी आ रही है, खासतौर से चाइनीज इन्फ्लुएंस की बात करें या अमेरिका, क्या इस तरह की भी कोई चर्चा वहां पर हो रही है? अभी तो ऐसा कोई ऐसे विदेशी किसी को ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक। तो ये आंतरिक आंतरिक विषय ही है वास्तव में, जो पब्लिक में जो भड़ास था, जो एक किस्म का तनाव था, उसका विस्फोट है। कम से कम 35 साल से, सबसे बड़ी वो तो ये बात तो ये है कि 35 साल से, हम भी 22 साल 18-19 साल के थे तब भी यही केपी ओली
यही शेरबहादुर देउपा, यही प्रचंड को हम देखते थे। अब हम लगभग 48 साल के हो गए, हम बूढ़े होने लगे, तब भी यही नेतृत्व में है। बीच का जैसे हमारा बेटा बेटी तो वास्तव में राजनीति से विमुख हो गए ना। ये तो 12 पास करो और सऊदी जाओ, कतार जाओ, दुबई जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, अमेरिका जाओ और वहीं सेटल हो जाओ। वास्तव में नागरिक को अनागरिक बनाने के लिए इन्होंने जो काम किया ना, ये राजनीति दलों ने लोकतंत्र के नाम पर, वो बहुत बड़ी विषय थी। अच्छा, ये सुदान गुरुंग कौन है, हामी नेपाल वाले, और क्या इनको भी हम लीडरशिप में देखेंगे? नहीं, इनको हम नहीं जानते। अच्छा, ये क्योंकि काफी इनका नाम चल रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ जो यू ड्रिवन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है हामी नेपाल, कहा जा रहा है कि उनका ये प्रमुख फेस है सुदान गुरुंग। तो बहरहाल तो कुल मिला के आचार्य जी, जाते जाते सिर्फ हमको इतना हिंट दे के जाइए कि अब हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, पॉलिटिकल फ्रेश स्टार्ट देख रहे हैं नेपाल में, जिसमें ट्रेडिशनल पार्टीज की ज्यादा से नहीं होगी, भागीदारी नहीं होगी, सारे लोग नए होंगे। मुझे बहुत बड़ी आशा ये है कि जैसे फ्रेश लोग आएंगे और पढ़े लिखे लोग आएंगे। अभी का जो केपी ओली जी थे, वो तो 8 क्लास पढ़े हुए थे। कम से कम अभी जो आएंगे पढ़े लिखे लोग आएंगे, अनुभवी लोग आएंगे। प्रविधि को, अभी का जो प्रविधि है उसको सही तरीका से उपयोग करेंगे और राष्ट्र को सही दिशा देंगे। और भारत और नेपाल के रिलेशन में भी नया सिरा से काम होगी, क्योंकि यहाँ तो ऐतिहासिक पक्ष भी है, सांस्कृतिक पक्ष भी है और रोटी बेटी का संबंध भी है। इसलिए सभी चीज वास्तव में नेपाल नया अध्याय से आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसा आशा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। नेपाल पर हमने काफ़ी सारगर्भित चर्चा की, समझने की कोशिश की कि वहाँ के ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, और वाकई में अस्तित्व में आने के बाद, ख़ास तौर से 2008 के बाद जो नया राजनीतिक स्वरूप वहाँ पर अस्तित्व में आया था, उसके बाद से अपनी तरह का ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें हम एक नए सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं नेपाल में। ये नया सूरत हाल क्या होगा, किस स्वरूप में सामने आएगा, आने वाले कुछ दिनों में ये साफ हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद खेमनाथ आचार्य जी, एम्बेसडर सुशील सिंघल सर, अमित दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों।